कैश फ्लो हम लोग स्टार्ट करें आज। कैश फ्लो में बोलो सारा डिटेल्स दे दिए थे ना। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होता है। क्या क्या एक्टिविटी होता है? ओके, एक बार हम ओपन करते हैं, क्या बताए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या डिटेल्स था? यस, ये था डिटेल्स ऑफ कैश फ्लो। क्या क्या था? फर्स्ट, इसमें कैश कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट एक एक फाइनेंशियल पीरियड में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ ये देखते, मतलब कितना कैश आया और कितना कैश चला गया, तो ये देखते। लेकिन इसमें एक्टिविटी वाइज देखते। कोई भी बिजनेस में 3 डिफरेंट एक्टिविटी होता है। एक एक एक्टिविटी में बताए थे। सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी होता है बोलो? ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनली फाइनेंसिंग। बट रूट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंस से ही शुरू होता है बिजनेस। फिर कैपिटल लेके आओगे, बिजनेस शुरू करोगे, उससे एसेट्स खरीदोगे तो हो गया आपके इन्वेस्टिंग। और इसके बाद जब बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन, तो अब स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो लेकिन हम लोग करेंगे जब सबसे पहले AS3 क्या बोलते हैं, पहले ऑपरेटिंग दिखाओगे, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनली ओके। और इस एक्टिविटी के लिए मतलब बैलेंस, आपको क्वेश्चन क्या देगा? 2 साल का बैलेंस शीट, और वो बैलेंस शीट से करना होगा आपको। ऑपरेटिंग से कितना, फाइनेंसिंग कितना और इन्वेस्टिंग। और ये बताए थे एसेट साइड। एसेट साइड क्या होता है? नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या? इन्वेस्ट किए थे, तो ये पार्ट हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंस तो कैपिटल और जो लोन एटसेट्रा, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? फाइनेंसिंग। और करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो डे टू डे बिजनेस के लिए लग रहा है ना, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग। तो 3 एक्टिविटी बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर आपका कैपिटल और लोन एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा फाइनेंसिंग। और बाकी जो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी आपका ऑपरेटिंग। ठीक है? नाउ अब ये जो 3 एक्टिविटी वाइज करोगे, फर्स्ट क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके लिए 2 मेथड होता है। एक मेथड क्या बोले थे? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। ये दोनों का डिटेल्स हम दिए थे। अंडर डायरेक्ट मेथड कैसे करोगे, कैलकुलेशन बताए थे। लेकिन अंडर इनडायरेक्ट मेथड ये थोड़ा लेंथी होता है, इसको कैसे करोगे। और फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे करोगे, है ना? ये सारा डिटेल्स हो गया था आप लोग का। और लास्ट फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखोगे। और तीनों एक्टिविटी जब हो जाएगा तो कैश फ्लो में उसको पुट कर दोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताए थे। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिटेल्स कितना आया, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग। तीनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो। और नेट कैश फ्लो मतलब एक क्या रिप्रेजेंट करते ना, लास्ट ईयर कितना कैश बैलेंस था और अभी कितना कैश बैलेंस, उसमें जो चेंज, वो चेंज रिप्रेजेंट करता है नेट कैश फ्लो। और उसमें ओपनिंग कैश जोड़ लोगे तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग। ठीक है? आपको आंसर पता है, बैलेंस शीट में आंसर पता है, लेकिन उसको 3 एक्टिविटी वाइज डिटेल शो करना है। यस। और इसमें ना बहुत सारे नोट जो करोगे, हम लोग फंड फ्लो में किए थे, वही सेम फॉलो करोगे। तो आप स्टार्ट करें क्वेश्चंस। आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाँ? थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत होगा, क्योंकि आप लोग फास्ट क्लास कर रहे हो। इससे पहले फंड फ्लो हम लोग कर चुके हैं, उसमें बहुत कुछ कैलकुलेशन हो गया। प्लस ये जो फॉर्मेट दिए ना, इसका डिटेल से क्लास था, रिकॉर्डिंग है, वीडियो, आप लोग एक बार देख लोगे। इसके बाद जो भी डाउट्स है आपको कर देंगे। ठीक है? यस। हम ना थोड़ा सा और टाइम लेंगे। हम तीनों एक्टिविटीज को स्टेटमेंट ऑफ PL से कैसे अलग करोगे वो दिखाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट नहीं। तो एक लिखो आप, लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट एट फर्स्ट, फिर हम इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ PL हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक PL स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते हैं। एक तो सेल्स, सेल्स लिखते हैं ना, बोलो सेल्स आता है या नहीं? अरे इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, इससे लेस क्या करोगे? अरे नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ट्रेडिंग PL कंसेप्ट ले लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या मिलेगा? CP। ठीक है?
ग्रॉस प्रॉफिट से अब एक्सपेंसेस को अलग करेंगे। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो माइनस करोगे और ऐड करोगे ऑपरेटिंग इनकम, कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये अदर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे और इनकम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ अब फिर इसमें लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? इंटरेस्ट और लोन एटसेट्रा लेस करते थे ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे और ऐड कर लोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑब्वियसली से टैक्स प्रोविजन करोगे, कंपनी है ना, तो लेस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस कर दिए तो क्या आ जाएगा? पैट आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल फिफ्थ सेमेस्टर याद करो, लेकिन उसमें फॉर्मेट कुछ अलग था, लेकिन अल्टीमेटली क्या फाइन करते थे? पैट ही तो फाइन करते थे, तो पैट आ गया। अब हम लोग इसको बैलेंस शीट में आते, बैलेंस शीट में याद करो, बैलेंस शीट में एक हेड होता था ना, रिजर्व एंड सरप्लस। अरे बैलेंस शीट में एक हेड क्या लिखते थे? रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें हम लोग एक तो जनरल रिजर्व लिखते थे, ओपनिंग, और कुछ ऐड किए, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन है ना, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट, ये ऐड कर लेते, और इससे कुछ यूटिलाइजेशन, इतना डिटेल्स लिखना नहीं है, बस समझो, समझो क्या बता रहा है। इसमें से लेस करेंगे यूटिलाइजेशन, मतलब बोनस दिए एटसेट्रा, रिजर्व से ही तो देते हैं ना, तो क्लोजिंग आ जाएगा। और एक बी प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे ना, पीएल, ओपनिंग पीएल याद है, फिर करंट प्रॉफिट ऐड करते थे, करंट पैट ऐड कर लेते थे, टोटल प्रॉफिट आ जाता था। इससे लेस करते थे अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन लेस करते थे, अप्रोप्रिएशन में बोलो क्या क्या लेस करते थे? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व लेस करते थे, इंटरिम डिविडेंड ये भी लेस करते थे, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड ये सारा लेस करते थे। और ये सब लेस करने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट आउट ऑफ कॉलम, और ये हो गया आपका टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये बैलेंस शीट में लिखते थे। ओके, ना अब समझते इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या बोल रहे हैं। इसमें जब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, फर्स्ट हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग को चाहिए क्या बोलो? क्या चाहिए ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब डे टू डे बिजनेस करके क्या मेरा प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट को लेना होगा। हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको पीएल बैलेंस एट द एंड दिया, बोलो ये पीएल बैलेंस एट द एंड, ये है ना पीएल बैलेंस एट द एंड, तो बैक करोगे, जो लेस किए थे वो ऐड बैक करोगे, लेस किए थे ऐड बैक करोगे ना, तो कितना ऐड करोगे बोलो? अप्रोप्रिएशन को ऐड करोगे, तो अप्रोप्रिएशन में क्या क्या है बोलो? ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर प्रपोज्ड, ये सबको क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ऐड करोगे टोटल आ जाएगा। अगेन इससे करंट प्रॉफिट हमको चाहिए, करंट प्रॉफिट, तो ओपनिंग को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका? करंट प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो क्लोजिंग प्रॉफिट, इसमें अप्रोप्रिएशन ऐड करोगे और ओपनिंग माइनस करोगे, तो यू शुड गेट करंट प्रॉफिट, करंट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पीछे से हम लोग करंट प्रॉफिट फाइंड किए बैलेंस शीट से। अब आ जाते हैं जो पैट आ गया, ये जो पैट आ गया यही प्रॉफिट आ गया ना बैलेंस शीट से। अब इस प्रॉफिट में बोलो ये टैक्स प्रोविजन माइनस किए थे, तो उसको ऐड कर लोगे, क्या आएगा बोलो? इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट, अब हम लोग को चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना है।
तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें फिर क्या माइनस किए थे बोलो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए थे तो उसको ऐड बैक कर लेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किए थे तो उसको माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो मिलेगा या नहीं। तो हम लोग इसी तरह बैक कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएंगे। क्लियर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इसके बाद देखेंगे इसमें फिर कैश प्रॉफिट कितना है। सर क्यों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो है ना। नहीं, अच्छा जो सेल किए थे, इस सेल में तो कुछ कैश सेल किए होंगे, कुछ क्रेडिट भी किए होंगे, और क्रेडिट से पेमेंट आया नहीं तो फिर कैश तो आया नहीं अभी, लेकिन सेल्स तो इनकम मान लिए ना, तो कुछ नॉन कैश इनकम इसमें इंक्लूड है, और नॉन कैश को हटाओगे तो कैश आएगा। तो इसी तरह अगेन एक्सपेंसेस मान लो लिखे थे, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कुछ सामान खरीदे थे, अरे कुछ सामान खरीदे थे, कॉस्ट आया था ना, खरीदे थे, उसमें से कुछ कैश में खरीदे तो कैश तो पे किए, लेकिन जो क्रेडिट में खरीदे अभी तक पे ही नहीं किए, वो तो आएगा नहीं ना कैश में। तो इसलिए नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, वो सारा एडजस्टमेंट एडलेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है ना। और इसके बाद उसमें से टैक्स एक्चुअली कितना पे किए, टैक्स में प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का टैक्स करंट ईयर में पे करते, तो प्रीवियस ईयर तो प्रोविजन किए थे वो ऐड किए, अब एक्चुअल टैक्स जो पे किए वो लेस करेंगे। तो प्रोविजन पर टैक्स को ऐड करोगे और एक्चुअल टैक्स को लेस करोगे, तो आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में इसलिए बैक कैलकुलेशन कर रहे थे। नाउ एक बार फिर यहां आते, इसमें देखो, इसमें जो अप्रोप्रिएशन पार्ट, ये सब क्या क्या चीज लिखे थे बोलो, अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखे थे, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड या प्रपोज डिविडेंड, ये पोर्शन है तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर ऐड बैक करोगे। अब ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ एग्जांपल बोलो तो नॉन ऑपरेटिंग, सम एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज किए मशीनरी, ये तो एक्सपेंसेस ही नहीं है, ये पीएल में थोड़ी दिखाते, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, वो तो आएगा नहीं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, अच्छा ओके, लोन लिए थे इंटरेस्ट पे किए, ये तो फिनेंस कॉस्ट है, अरे लोन लिए थे इंटरेस्ट पे किए तो फिनेंस कॉस्ट हो गया ना, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है। अच्छा डेप्रीसिएशन है, ऑपरेटिंग है लेकिन वो नॉन कैश, क्यों, डेप्रीसिएशन चार्ज किए कैश पे किए नहीं, वो नॉन कैश है, तो वो आएगा। एसेट्स बेचे लॉस हो गया, एसेट्स बेचे लॉस हो गया, ये लॉस कहां, पीएल में दिखाओगे ना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाओगे। और एसेट्स बेच के प्रॉफिट हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखाओगे। इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखाओगे। इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाओगे। मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स में कुछ प्रॉफिट लॉस आया ना, वो सारा इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, उसको ऑपरेटिंग में क्या करोगे, एड बैक करोगे इनडायरेक्ट मेथड में। और इसी तरह फाइनेंस में जो एक्सपेंसेस था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, वो सब तो नॉन ऑपरेटिंग था, वो एक्सपेंसेस को क्या करोगे, वो माइनस हो गया था, उसको ऐड बैक करोगे। ऐड बैक करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और इसके लिए फॉर्मेट एक बार जो दिए थे उसी से करोगे, हो जाएगा। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते 1। आप लोग का पेज डिफरेंट हो सकता है, इसमें तो पेज 20 है, 20 होना चाहिए, देखो पेज 20 रेडीमेड है आप लोग के पास, दे दो ना इन लोग को, एक अभी दे दो इन लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पे पेज डिफरेंट आएगा, एक बार देख लेना शुरू में। इसमें पूछा गया था कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यस लिखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक डिटेल कॉलम करोगे, नहीं इसमें डिफरेंट पेज है, इसमें डिफरेंट पेज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन था द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ ब्रुक इंडिया लिमिटेड। यस, मिल गया क्वेश्चन। यस, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट दिए? 3,50,000 है ना। अरे प्रॉफिट कितना दिए? 3,00,000। कौन सा ईयर में दिए? तो ये तो नेट प्रॉफिट ही हो गया ना। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पीएल बैलेंस तो नहीं दे रहे। दिस आर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे, डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे ना। तो डिप्रिसिएशन बोलो नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या करोगे? एड बैक करोगे। डिप्रिसिएशन लेस करके ही प्रॉफिट आया था, लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज तो किए, किसको पेमेंट किए? किसी को पे नहीं किए, तो अपने पास ही तो रह गया ना। तो कैश प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? एड बैक करोगे। आफ्टर दैट बाकी सारा देखो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है। क्या है बोलो? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम क्या होता है? लायबिलिटी या एसेट्स? एडवांस इनकम बताओ, ये लायबिलिटी होता है, इनकम होता है? एडवांस हमको इनकम मिला, तो मेरे लिए लायबिलिटी या एसेट्स? एक काम, अरे सुनो, हम आप लोगों से फीस ले लिए, पूरा सेमेस्टर का फीस ले लिए ना, अभी पूरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने इनकम कैसे मान सकते? मेरा लायबिलिटी है। आपको पढ़ाना होगा, नहीं तो फीस वापस करना होगा, मेरे लिए लायबिलिटी है ना। तो एडवांस इनकम ऑलवेज क्या होता है? लायबिलिटी। अच्छा, क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? ये 10 साल का फीस पे किए? नहीं, ऑब्वियसली 1 साल का, 1 सेमेस्टर का। तो ये आपका शॉर्ट टर्म मतलब करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के जो चेंजेस है ना, वो देखेंगे हम लोग। और आपको इसमें बोलो क्या मेथड फॉलो करोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसके लिए 2 मेथड बोले थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या सेल्स परचेज सब दिए हैं? नो, नेट प्रॉफिट दिए ना। नेट प्रॉफिट से बैक कर रहे हो, मतलब ऑलवेज क्या फॉलो करोगे? इनडायरेक्ट। क्या फॉलो करोगे? तो स्टार्ट करो, लिखो नेट प्रॉफिट कितना दिए थे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बोलो नेट प्रॉफिट कितना दिए? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना दिए? 3,50,000। अब इसको फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 3,50,000। एड अप्रोप्रिएशन तो कुछ दिए ही नहीं, बोलो दिए इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व? नो। क्या इसमें डिविडेंड कुछ पे किए? ना, नहीं है ना, तो अप्रोप्रिएशन है नहीं। पर टैक्स भी नहीं दिए इसमें, ना तो प्रोविजन दिए ना कुछ, इग्नोर करेंगे टैक्स। तो अब बोलो क्या डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे? तो ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें एक ही आइटम है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। तो बोलो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे? 65,000। कितना था डेप्रिसिएशन? 65,000 है ना। ओके, और कुछ दिए क्या कि एसेट्स बेच के लॉस हो गया, एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया? कुछ है क्या? क्वेश्चन देख के बताओ। एसेट्स बेच के कुछ लॉस है, प्रॉफिट है? इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिए ना, बस एक ही आइटम है। आउट ऑफ कॉलम ऐड कर लो 65, तो हो गया 4,15,000। तो आपको मिला 415, दैट इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या इसका और एक नाम है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको और क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं
फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड फ्लो जब कर रहे थे ना, ये आपको मिल गया। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल का एडजस्ट करेंगे। अब क्या एडजस्ट करेंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में एडलेस क्या करोगे बोलो? ऐड करोगे। क्या रूल बोले थे? अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो इनफ्लो होगा, ऐड करोगे। करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो ऐड करोगे, और करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया तो लेस करोगे। कंसेप्चुअली देखो, स्टॉक लास्ट ईयर था 1 लाख, अभी हो गया 80। 1 लाख से 80 हो गया मतलब बेच दिए ना, कम हो गया मतलब बेच दिए, और बेच दिए तो इनफ्लो हो गया ना। बोलो, हम स्टॉक था लास्ट ईयर 1 लाख, करंट ईयर 80 हो गया तो 20,000 कम हो गया। कम हो गया मतलब शेयर बेचे, और बेचे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। और अगर बढ़ गया, स्टॉक था 1 लाख हो गया 150, तो बढ़ गया मतलब क्या? खरीदे बेच नहीं पाए तो आउटफ्लो हो जाएगा ना। तो करंट एसेट्स डिक्रीज तो क्या करोगे? ऐड, और इंक्रीज तो क्या करोगे? लेस। और लाइबिलिटी में ठीक उल्टा, तो ऐड लिखो, डिक्रीज ऑफ, डिक्रीज इन सी ए करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन सी एल करंट लाइबिलिटी, ये दोनों का सेम इंपैक्ट होता है। करंट एसेट्स डिक्रीज तो ऐड करोगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो ऐड करोगे, और थोड़ा स्पेस छोड़ दो। ठीक, इसका उल्टा ऑपोजिट, अब लेस करोगे। तो बताओ लेस क्या करोगे? इसका ऑपोजिट। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड किए थे तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करोगे। तो लेस में लिखो, इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल। थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख दो। अब हम लोग देखेंगे एक एक करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या देखेंगे? ईच एंड एवरी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में चेंज कितना आ रहा है, राइट। अब पढ़ो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडवांस इनकम क्या था बोलो तो? लायबिलिटी। अब बोलो, इसमें इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? लायबिलिटी इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया ना। कैसे पता चला इंक्रीज या डिक्रीज है? अच्छा, प्रीवियस ईयर बाद में दिया ना, 23 कितना था? 800। अभी करंट ईयर कितना हो गया? तो इंक्रीज हो गया। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हो गया। तो बोलो लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्या करोगे? ऐड करोगे ना। तो ऐड करो, कितना इंक्रीज हो गया वो ऐड करोगे। लिखो, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। बोलो इंक्रीज कितना से हो रहे? 700। बोलो कितना से इंक्रीज हो गया? 700। नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है ना। अब बोलो प्रीपेड इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, तो ये भी तो ऐड करोगे ना। तो ऐड में लिख दो, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस, कितना से? 800 से ना। डिक्रीज कितना से? 800 डिक्रीज। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स भी एसेट्स है, डेटर्स भी आपका एसेट्स है। तो प्रीवियस ईयर बोलो डेटर्स कितना था? 85। करंट ईयर में कितना हो गया? तो क्या हुआ, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज, तो ऐड करोगे ना। करंट एसेट्स डिक्रीज तो ऐड करोगे। तो लिखो डेटर्स, डेटर्स आपका डिक्रीज हो गया कितना? 15,000। अब बिल्स रिसीवेबल, ये भी तो एसेट्स है। क्या बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, तो उल्टा लेस करोगे। तो लेस में लिखो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना से? 5,000 से इंक्रीज हो गया, लेस कर दो। नेक्स्ट बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या दिया है? क्रेडिटर्स है ना, तो करंट लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर से करंट ईयर इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। क्या करोगे आप? बोलो, क्रेडिटर्स डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, तो लेस करोगे। तो लेस में लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप बोलो कितना से डिक्रीज हो गया? ये भी 5,000 से डिक्रीज हो गया।
नेक्स्ट आइटम, बिल्स पेबल, अनदर करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल लास्ट ईयर कितना था? 15। करंट ईयर ये भी तो इंक्रीज हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्या करना है? ऐड, ऐड में लिखो बिल्स पेबल। और ये कितना से इंक्रीज हो गया? 8,200। यस। नेक्स्ट वन बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज तो क्या करोगे? ऐड। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो लेस आइटम, लेस में दिखाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना से बोलो? 500। यस। नाउ लास्ट वन, अक्रूड इनकम, ये आपका करंट एसेट्स, इनकम ड्यू बट नॉट करंट एसेट्स। अब ये क्या हो गया? डिक्रीज या इंक्रीज? एसेट्स डिक्रीज तो क्या करना? नहीं नहीं, एसेट्स डिक्रीज, ऐड, ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करो अक्रूड इनकम। कितना से डिक्रीज हो गया? 700 से। और कुछ है क्या? नो। अच्छा, टैक्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, बस एडलेस करो आ जाएगा फंड फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन सब को जोड़ो तो आपका 15,000, 24,000, 25,400। टोटल एड आइटम कितना? 25,400। एड देम। तो 4,15,000 प्लस 25,400 इज 4,40,400। ठीक है, लेस करो आप। लेस आइटम कितना है? 10,500 माइनस कर दो, माइनस करो 10,500। तो 430, नहीं 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 नहीं, 4,29,900, 4,29,900। ओके। और इसमें टैक्स नहीं है तो बस यहीं पे लिख दो कैश फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, इसमें आपको टैक्स के एडजस्टमेंट नहीं दिया, इसलिए टैक्स को एडजस्ट नहीं किया। ओके, समझ में आया? लेकिन पूरा फॉर्मेट एक बार वीडियो फास्ट देख लोगे, अब लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स में। इस तरह क्वेश्चन देगा तो कोई भी एक एक्टिविटी दे दिया ना, तो 5 मार्क्स में आपसे पूछेगा। और कंप्लीट क्वेश्चन जो 15 मार्क्स, वो सारा एक्टिविटीज करना होगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन 3 आया था 2017 ऑनर्स। तो क्या करें? क्वेश्चन 3 करें? क्वेश्चन 3 करते। पहले क्वेश्चन 3 करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स में इस तरह देता है। बोलो क्या दिया क्वेश्चन, एक बार पढ़ो। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, मतलब इसमें भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करना, बिफोर टैक्स ही देखना है ना। और आपको दे रहे, क्या दे रहे बोलो? डेटर्स दे दिए, और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दे दिए, और क्या दिए? क्रेडिटर्स। मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी तो दी, एक तो करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। फिर और क्या इंफॉर्मेशन दिए? सेल्स है, कितना का सेल्स है बोलो? 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना? 30,000। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 14,000। डेप्रिसिएशन 10,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26,000। बस यही तो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या मेथड फॉलो कर सकते? वी कैन फॉलो बोथ डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि सेल्स सब है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया ना, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, ये भी तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स तो था ही नहीं इसमें।
तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे तो, और हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सेल्स एक्सेट्रा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं किया, बट वट एवर यू कैन फॉलो, आंसर आपका दोनों से इक्वल आएगा, सेम आंसर आएगा। तो दोनों कंसेप्ट से इसको करेंगे। ओके, पहले करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। लिखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड तो करंट ईयर लिखोगे, करंट ईयर डेट क्या था, 31 मार्च 24, 31 मार्च 24, और मेंशन कर देना इनडायरेक्ट मेथड। हम लोग अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट। 2 कॉलम्स कर लो डिटेल्स के लिए। तो बोलो इनडायरेक्ट तो स्टार्ट कहां से करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया, 26,000। तो राइट डाउन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार इनसाइड ही लिख दो डायरेक्ट, 26,000 है ना। बोलो कितना दिए थे। यस, अब ये जो प्रॉफिट फाइंड किए उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे ना, तो नॉन कैश है, उसको ऐड बैक करोगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऐड किए थे ना, तो ऐड कर लो नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन। ओके, ऐड ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और एक ही आइटम दिया, डेप्रिसिएशन ही तो दिया ना। तो डेप्रिसिएशन बताओ कितना चार्ज किए थे, 10,000। तो ऐड करके आएगा, क्या मिलेगा बोलो, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये तो आ जाएगा ना। बोलो उसमें उसको देखो, अरे अभी तो किए थे, डेप्रिसिएशन ऐड किए तो क्या लिखे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ऐड करके कितना आया, 36,000। दिस इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है। वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज यही करोगे। क्या करोगे बोलो, बोलो क्या ऐड क्या करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस क्या करोगे उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन, तो लिख लो ऐड। बोलो ऐड क्या करोगे, डिक्रीज, डिक्रीज इन सी ए एंड इंक्रीज इन सी एल। और इसमें ज्यादा एसेट लायबिलिटी नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना, तो एंट्री का स्पेस छोड़ लेस। तो लेस क्या हो जाएगा उल्टा, इंक्रीज इन सी एंड डिक्रीज इन सीएल। अब ऊपर आ जाओ, देखो तीन, क्या था, तीन ही तो आइटम था, डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स, ये तीन ही तो है ना करंट एसेट्स लायबिलिटी। अब बोलो डेटर्स में चेंज क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज तो क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करो डेटर्स। डेटर्स कितना से डिक्रीज हो गया, 3,000। एक से देखो 2,000 से डिक्रीज ना। यस, नेक्स्ट पढ़ो, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ये भी तो करंट एसेट्स है। स्टॉक लास्ट ईयर कितना था, करंट कितना, बढ़ गया ना, इंक्रीज कितना से, 3,000 से, तो क्या करोगे, लेस करोगे। लेस में लिखो इन्वेंट्री,
और इंक्रीज हो रहा है बाई हाउ मच, 3000। नेक्स्ट लास्ट वन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी होता है, और एक क्रेडिटर्स क्या इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज तो क्या करोगे, लेस क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डिक्रीज कितना से हो रहे हैं, 2000, है ना? यस कंप्लीट, और तो कुछ नहीं है। तो एक ऐड आइटम कितना 2000, तो 36 में 2 ऐड कर लो, कितना हो गया 38, और इसमें से 5 लेस कर दो, ये 5 है ना, तो कितना रहे 33,000। कंप्लीट क्वेश्चन, 5 मार्क्स मिल गए आपको। कितना इजी है ना 5 मार्क्स में, अरे इतना में 5 मार्क्स आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बिफोर टैक्स मेंशन करोगे क्योंकि इसमें टैक्स का कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्या चीज? हाँ हाँ, फाइनली कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो तो दिखाना होगा ना, ये सब एटलीस्ट करोगे तभी ना मिलेगा आपको आंसर। एक्चुअली ऐड कर रहे हो इसलिए ऐड साइन दे देना, लेस करे तो लेस साइन दे देना। ओके ओके, नहीं तो साइन नहीं देने से हम लोग क्या करते हैं ना, भूल से साइन नहीं दिया, लगता है कि पॉजिटिव है तो ऐड कर लेते, ये मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए बेटर है साइन दे दो। ठीक है, ओके, तो यही क्वेश्चन अगर पूछता कि डायरेक्ट मेथड में करो, तो फिर आपको डायरेक्ट मेथड में करना होगा ना। तो हाँ, इसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया था, लेकिन बोल देता तो डायरेक्ट मेथड में कैसे फाइंड करते, तो स्टार्ट करते इसको। ऑल्टरनेटिव वे लिखो, डायरेक्ट मेथड, सेम क्वेश्चन, और और 6 सेम में सीयू भरोसा नहीं करना, उन लोग कुछ भी दे सकता है। बोलो 5th सेम से पता चल गया ना, 6 सेम में भी पता चलेगा क्या, कैसे वो लोग चेक करता है। लास्ट ईयर बहुत को रुलाया, तो इस बार भी वही करेगा श्योर। तो एकदम सीरियस, बी सीरियस। जो भी पेपर चेक करता है ना एग्जामिनर, वो सोचता है मेरा प्रॉपर्टी है, देने से मेरा कम हो जाएगा मार्क्स। और जो पुराना टीचर है ना, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। वो सोचता हम लोग इतना मेहनत करते थे उस टाइम ना, सोशल साइड था कुछ था, हम लोग सिर्फ पढ़ते थे और पीएचडी टीएचडी करके आए, लेकिन फिर हम लोग का फर्स्ट क्लास नहीं आया था, तो इन लोगों को कैसे मार्क्स दे? इतना मेहनत करके भी नहीं आता था फर्स्ट क्लास, तो अब इतना इन लोगों को कैसे मार्क्स दे? ये लोग सारा कुछ करता है, पढ़ता नहीं, तो अपने से कंपेयर करता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं भी। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है सीयू के अंदर। ठीक है, वो लोग कुछ रूल्स नहीं है भाई, ऐसे किए तो पूरा मार्क्स लिख लो। इसीलिए बेटर है कंप्यूटराइज, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम चेकिंग करने का। आंसर करोगे, करेक्ट है मार्क्स मिलेगा, और करेक्ट नहीं है तो जीरो मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो बायस नहीं हो सकता है, उसमें बायस नहीं होता। कंप्यूटर में ऐसे नहीं, घर में वाइफ के साथ झगड़ा किए तो मार्क्स काट दो स्टूडेंट्स का, कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता है। लेकिन इसमें घर में होता है, घर में झमेला हो गया ना, मार्क्स पे इफेक्ट करेगा। घर में अच्छा कुछ हो गया तो मार्क्स पे इफेक्ट करेगा, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। तो बेटर है थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। ठीक है, यस, अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर। इसको कैसे करें, डायरेक्ट मेथड। यस बोलो, सेल्स तो दिए थे, कितना सेल्स दिए थे? बोलो सेल्स कितना दिए, और डेटर्स भी साथ में दिए। तो जहां कुछ मेंशन नहीं करता तो क्या मानते, क्रेडिट सेल डेटर्स है ना, तो क्रेडिट सेल तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, डेटर से कितना कलेक्ट किए वही तो आएगा। तो लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर ये तो दिया नहीं ना, तो हम लोग नोट से करेंगे, नोट 1 एक एक लिखते, डेटर से कितना कलेक्ट किए वो फाइंड करेंगे, लेस, अब सारा एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है ना, तो बिल्स पे क्रेडिटर्स है, तो आपको पेमेंट कितना किए लिखोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये भी नहीं बताया, तो करेंगे नोट 2, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसमें करेंगे नोट 2, और
इसके बाद एक चीज और लेस करेंगे, कैश एक्सपेंसेस कितना पे किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए थे ना, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ये तो दे दिया था क्वेश्चन में, कितना पे किए थे बोलो। तो इसको एक बार इनसाइड लिखो, क्योंकि पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी तो चाहिए ना, वो फाइंड करेंगे, बस हो जाएगा, बस इतना में ही हो जाएगा। ओके, अब नोट वन क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट करोगे, डेटर्स अकाउंट से कलेक्शन फाइंड करोगे। बोलो समझ में आया, तो स्टार्ट करो। नोट वन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसमें हम लोग फाइंड कर रहे हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अकाउंट, और टू फाइंड कलेक्शन वी शुड प्रिपेयर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अब 11 12 में एक बार आ जाओ, डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर किए थे ना, ये आपका फर्स्ट सेम में भी किए थे, सिंगल एंट्री, तो उसमें किए थे डेटर्स क्रेडिटर्स। ओके, टी फॉर्म में करोगे, ये सब आपका वर्किंग से। अब बताओ डेटर्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स है ना डेबिट बैलेंस, एसेट्स हो तो डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी, सॉरी ओपनिंग डेबिट साइड लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स बताओ कितना का दिया था, क्वेश्चन देख के बोलो, डेटर्स कितना था ओपनिंग, जो लास्ट ईयर 12,000 है ना। क्रेडिट साइड लिखो बाई बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, फिर करंट ईयर कितना है 10,000, ठीक है। अगेन सेल्स कितना दिए थे बोलो 80,000, तो सेल्स का एंट्री क्या होता है, डेटर्स टू सेल्स, तो डेटर्स में लिखो टू सेल्स, कितना का सेल किए थे 80,000। क्या इसमें बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, बिल्स रिसीवेबल कुछ है क्या, नो। तो बैलेंसिंग फिगर क्या, कलेक्शन हो गया, तो बाय बैंक अकाउंट कलेक्शन, इससे आपको मिल जाएगा कलेक्शन। यस, जोड़ो, टोटल डेबिट कितना हो रहे 92, 92 से 10 लेस करो 82, तो डेटर से कलेक्ट किए, कितना कलेक्ट किए बताओ, डेटर से कितना कलेक्ट किए 82,000, हो गया ना। अब लिख दो ऊपर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अब सेकंड कॉलम फाइनल कॉलम में लिखो 82,000, राइट। नेक्स्ट नोट, अब फिर करेंगे क्रेडिटर्स को कितना पे किए, क्या फाइंड करोगे बोलो, क्या फाइंड करोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अनदर नोट, नोट टू, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और फिर बोलो तो क्या कौन सा अकाउंट करोगे, बोलो कौन सा अकाउंट करोगे, कलेक्शन तो डेटर्स किए थे, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स करोगे, तो अकाउंट लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इसमें भी एक एक एंट्री है बस, क्रेडिट एंड डेबिट। तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट साइड लिखोगे, एसेट्स तो डेबिट बैलेंस लिख रहे थे ना, तो क्रेडिट साइड लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना का दिया है क्रेडिटर्स 15, कितना था बोलो, सॉरी, अरे क्रेडिटर्स कितना 9,000 था, हम ऊपर का 2 में चले गए, वाह एक साथ दो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कितना था 9,000, अब बोलो क्लोजिंग कितना दिए, टू बैलेंस कैरेट डाउन, अब एक कितना दिए बोलो 7,000। जैसे डेटर्स में सेल्स लिखे थे तो क्रेडिटर्स में परचेज लिखोगे, क्रेडिटर्स में परचेज लिखोगे, तो बाय परचेज, परचेज का एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर्स, बाय
परचेज अकाउंट। फिर सर ये भी तो नहीं दिया परचेज, तो यहां फिर वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट ए, मतलब ये नोट के अंदर नोट हो रहे, ठीक है, वर्किंग नोट ए। हम लोग रेशियो एनालिसिस किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया ना, उससे परचेज आ जाएगा। तो नीचे नीचे दिखाओ नोट ए, वर्किंग नोट ए देखो, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला, एक सेल्स माइनस जीपी और एक फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। देखो COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे दिए थे कितना, 30,000। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिए थे, 30,000। अब स्टॉक में बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 11,000। परचेज तो मिसिंग है, यही तो फाइंड करोगे ना, प्लस परचेज एज इट इज लिख दो, ये मिसिंग है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना, 14,000। बस अब सॉल्व करो ना, परचेज आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग एड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया था, 30,000, इक्वल टू ओपनिंग था 11, परचेज मिसिंग, क्लोजिंग 14, तो 11 माइनस 14 तो -3, ऑपोजिट साइड लेके आओगे तो +3, मतलब परचेज इक्वल टू 30,000, और ये जो माइनस ऐड करोगे प्लस 14,000 और प्लस को माइनस कर दो 11,000, तो कितना मिला बोलो, 33,000। तो परचेज में किया कितना बाय किए थे, बोलो बोलो कितना बाय किए, 33 बाय किए ना। तो अब क्रेडिटर्स में लिख दो परचेज कितना, 33,000। अब बैलेंस करो क्रेडिटर्स को, जैसे डेटर से कलेक्शन आया तो क्रेडिटर से पेमेंट मिल जाएगा, टू बैंक अकाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। बैलेंस करो, 33 + 9 42, और 42 से 7 लेस कर दो 35। तो क्रेडिटर्स को हम लोग पे किए, कितना पे किए बताओ, कितना पे किए, 35,000। हो गया ना। अब पेमेंट में लिख दो, यहां लिखे थे ना पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना पे किए, 35,000। इन दोनों को जोड़ो, 35 + 14 49,000, माइनस कर दो 82 से, कितना आ रहा है, 33 आ गया ना। और देखो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों में एक ही तो आया ना आंसर, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, यस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन, देयर आर टू डिफरेंट वे, ऑल्टरनेटिव वेज, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। जब आपको सेल्स पता है, परचेज सब का इंफॉर्मेशन है, तो डायरेक्ट कर सकते हो, और ये सब नहीं है तो उसमें डायरेक्ट नहीं कर। जैसे क्वेश्चन 1, उसमें सेल्स नहीं दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया था ना, तो हम लोग डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, इनडायरेक्ट ही करना है। बट इस तरह जहां डिटेल्स है, सेल्स परचेज एवरीथिंग, तो उसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही फॉलो कर सकते, क्लियर है। क्वेश्चन 4 ये एक्चुअली सीए में इंटर में आया था, ठीक है, और उसमें 4 नंबर में आया था, आप लोग का 5 नंबर में देगा। उसमें 4 नंबर में आया था, आप लोग का 5 नंबर में। क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन दिया पढ़ो, यू आर गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग घर में करोगे, अरे हम डिस्कस कर रहे हैं घर में करोगे, लेकिन हाँ आंसर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में करके आना। इंफॉर्मेशन दे रहे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24, एक तो दे दिया ना टोटल सेल्स, अब फिर क्या दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेक्स्ट क्या दिए, एक्सपेंसेस 35, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन कितना, 5,
तो कैश एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 30,000 और डेप्रिसिएशन अलग से कितना 5,000। फिर लास्ट में बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स लायबिलिटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स। तो फाइंड करना कैश फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट मेथड, यहाँ मेंशन कर दिया क्या फॉलो करना डायरेक्ट मेथड, तो इसमें डायरेक्ट मेथड से करना होगा। अब बोलो अभी तो किए थे डायरेक्ट मेथड, हो जाएगा ना, तो बोलो कैसे करोगे, डेटर्स अकाउंट बनाओगे, डेटर्स अकाउंट बनाओगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो क्रेडिटर से पेमेंट आ जाएगा, बट एक्सपेंसेस अकाउंट भी करना होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट करना होगा, एक्सपेंसेस में था ना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, प्रीपेड था ना, तो एक्सपेंसेस अकाउंट हम सिर्फ एक्सपेंसेस अकाउंट करके देते, डेटर्स क्रेडिटर्स तो अभी किए थे, तो इसमें हम एक्सपेंसेस अकाउंट सिर्फ करके दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट मेथड से करके आना। एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ओनली एक्सपेंसेस अकाउंट देखो, दो लाइन का दो दो, दो एंट्रीज है बोथ साइड। बताओ एक्सपेंसेस में प्रीपेड था या नहीं, क्वेश्चन में देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, तो प्रीपेड क्या होता है एसेट्स या लायबिलिटी, एसेट, एसेट्स तो डेबिट बैलेंस, तो लिखो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, बैलेंस नहीं लिखोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन, कितना का प्रीपेड था ओपनिंग 21,000, अब अपोजिट लिख दो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस कैरेड डाउन, क्लोजिंग कितना बोलो, क्लोजिंग आपका 15,000, क्लोजिंग कितना 15,000, ठीक है। नाउ हम लोग एक्सपेंसेस जितना पे किए वो तो टू बैंक लिखोगे, एक्सपेंसेस पेड, कितना एक्सपेंसेस पे किए टू बैंक लिखोगे, यही मिसिंग है, पेमेंट तो चाहिए ना हम लोग को, बट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना दिया था 35, उसमें से डिप्रिसिएशन हटा दो, डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 35, इसमें से 5,000 छोड़ दो, तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना था 30,000, तो यहाँ बाई लिखो, बाई पीएल अकाउंट, अच्छा ईयर का एक्सपेंसेस तो पीएल में आता है ना, एक्सपेंसेस पीएल में लिखते, तो बाई पीएल अकाउंट लिखो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कितना था एक्सपेंसेस 30,000, डिप्रिसिएशन का हटाओगे ना, बैलेंस करो तो पेमेंट मिल जाएगा आपको, बैलेंस करोगे पेमेंट 45 और 45 से 21 लेस कर दो 24 है ना, तो पेमेंट कितना आ गया बोलो 24,000, तो जो आप डायरेक्ट मेथड में करोगे एक्सपेंसेस पेड कितना दिखाओगे 24,000, बाकी जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेस करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेस एक्सपेंसेस पेड कितना 24, आ जाएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। आप इस क्वेश्चन को करके आना, एक क्वेश्चन करके आओगे, यस, एंड क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रकार का हो जाए, नहीं 6 भी है, बट क्वेश्चन 5 ये आया था 2023, 23 में आया ना, मतलब 25, 24 में एक बार देखेंगे क्या आया था, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट, अगर 24 में हो सकता है फंड फ्लो आया 5 नंबर में, तो फिर कैश फ्लो आएगा, ओके। यस क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन पढ़ो, बोलो क्या दिया है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिनॉय लिमिटेड, ठीक है, और बोल रहे हैं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल है, राइट ऑफ किए, गुडविल रिटर्न ऑफ एटसेट्रा, कितना अमाउंट दिए 150, फिर आपको दे रहे टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स पे किए 10,000, और
फिर आगे ऑपोजिट साइड कुछ दिए ना, क्या दिए बोलो? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना अमाउंट? 25,000। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? अपोजिट साइड 11,000। फिर आगे बोल रहे हैं इंक्रीज इन डेटर्स कितना? 7,000। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना? 8,000। और डिक्रीज इन स्टॉक 2,000। और इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट 5,000। ये है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको करना क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यही तो फाइंड करना ना। बोलो क्या पूछा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन देख के बोलो तो क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इसको देख के क्या लग रहा है, डायरेक्ट कर सकते? नहीं, इनडायरेक्ट ही करना है, क्योंकि प्रॉफिट दे दिया था ना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन दिया था, तो प्रॉफिट से जहां शुरू कर रहे हो तो इनडायरेक्ट मेथड। और कैश सेल्स कलेक्शन ये सब देखोगे तो डायरेक्ट मेथड। इसमें तो सेल्स का कुछ नहीं दिया, परचेज का भी नहीं दिए, तो डायरेक्ट नहीं करोगे, क्या फॉलो करोगे? इनडायरेक्ट। फिर यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो बोला था ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आफ्टर टैक्स था या बिफोर टैक्स था? ये तो क्लियर नहीं है ना, ये क्लियर है क्या? नहीं। तो इसमें दो एजम्पशन, तो दो आंसर आएगा। इफ इट इज बिफोर टैक्स तो एक आंसर, इफ इट इज आफ्टर टैक्स तो एक और आंसर, ठीक है। तो हम लोग दो ऑप्शन लेके करेंगे, इसलिए देखो दो आंसर दे रहे हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतना ध्यान ही नहीं दिए, वो एक करके आए, एक करके आए, तो 5 नंबर में से 2 नंबर दे दिए होंगे करेक्ट किए तो, और वो भी नहीं, भूल किए तो हो सकता है 0 दिए। तो सब स्टूडेंट सोचते हम तो करके आए थे, क्यों मार्क्स नहीं मिला? मार्क्स मिलने वाला नहीं है, सिलना पड़ेगा तभी मिलेगा। ओके, स्टार्ट करो, लिखो ए पार्ट। तो इसमें क्या देखोगे? पहले देखोगे कि मान लेते कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये बिफोर टैक्स था, ठीक है। लिखो अजम्पशन ए, एज्यूम प्रॉफिट इज गिवन बिफोर टैक्स। इफ इट इज बिफोर टैक्स तो अब करो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिनॉय लिमिटेड, बिनॉय लिमिटेड, बी लिमिटेड हम शॉर्ट में लिखे, और कौन सा ईयर कुछ बोला नहीं, अब बिनॉय लिमिटेड, यस। तो लिखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन amortization एंड टैक्स, है ना। क्या दिया था? प्रॉफिट बिफोर, सॉरी आफ्टर डेप्रिसिएशन था ना, ओहो, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन amortization बट बिफोर टैक्स, क्योंकि बिफोर टैक्स मान लिए थे ना। तो लिखो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन amortization बट बिफोर टैक्स। यस, कितना प्रॉफिट दिए थे? बोलो कितना प्रॉफिट दिए थे? 1,50,000। अब इसमें क्या ऐड करोगे बोलोगे? डेप्रिसिएशन amortization चार्ज हो गया था ना, इसको ऐड करो, ऐड करो डेप्रिसिएशन एंड amortization। कितना का दिया डेप्रिसिएशन amortization? 25,000, है ना। तो डेप्रिसिएशन amortization ऐड कर लो 25,000। डेप्रिसिएशन एंड amortization, ठीक है, कितना था? 25, है ना। ऐड करो, बोलो कितना हो रहा है? 1,75,000। कितना? 175। अरे आफ्टर था ना, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था तो एडबैक करोगे, और टैक्स तो बिफोर है तो इसलिए एडबैक नहीं करोगे, टैक्स एडबैक नहीं करोगे, बिफोर टैक्स था। तो आपको मिला क्या बोलो? आपको बोलो क्या मिला?
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या मिला आपको? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब तो करंट एसेट लायबिलिटी का चेंज देखोगे। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना गया? 1,75,000। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चेंजेस देखोगे तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चेंजेस एड लेस। अब हम नहीं लिख रहे कि इन डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं लिख रहे, इसमें दे ही दिया था डिक्रीज इंक्रीज। देखो क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन देखो, इसमें डिक्रीज इंक्रीज ही तो दिया है ना, तो उसके हिसाब से एड लेस में लिखते जाएंगे। अब बोलो क्या दिया? इंक्रीज इन डेटर्स दिया ना, बोलो क्या दिए? तो डेटर्स करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया तो लेस करोगे, लेस करोगे ना, तो लेस में लिखो इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बोलो कितना से इंक्रीज हो गया? इंक्रीज इन डेटर्स इज 7,000 फर्स्ट कॉलम में। अगेन ऑपोजिट साइड देखो, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स भी तो दिए, बोलो क्रेडिटर्स भी तो इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी इंक्रीज, तो क्या करोगे? करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो क्या करोगे? ऐड करोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स कितना से इंक्रीज हो गया? 8,000। ये आपका ऐड आइटम। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन स्टॉक, करंट एसेट्स डिक्रीज तो ऐड करोगे, डिक्रीज ऐड करोगे, तो डिक्रीज इन स्टॉक, और स्टॉक कितना से डिक्रीज हो गया? 2,000। और क्या दिया? बोलो और क्या दिए? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नहीं कैश को छोड़ते, याद करो करंट एसेट्स में से सब लेते, कैश को छोड़ते, और करंट लायबिलिटी में भी सब लेते, लेकिन दो चीज छोड़ते, टैक्स प्रोविजन और डिविडेंड पेबल, इसको लेना नहीं है, ठीक है? तो कैश को नहीं लेना है, यस ये ऐड लेस करो आप। तो 8 दो कितना हो गया? 10,000। 10 ऐड करो तो 175 प्लस 10 कितना हो रहे? 185। और 7 लेस कर दो इससे, अभी इसमें कुछ फिर एडजस्ट करेंगे, 7 लेस कर दो, 185 माइनस 7 1,78,000 कितना रहे बोलो? कितना? 178। अब फाइनली अब टैक्स पेड कितना वो माइनस करोगे, इससे क्या लेस करोगे? टैक्स पेड, टैक्स प्रोवाइडेड नहीं, लेस करोगे टैक्स पेड। अब क्वेश्चन देख के बोलो टैक्स कितना पे किए? 10,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 10,000। प्रोवाइडेड नहीं, पेड, पेड कितना किए थे? माइनस कर दो, हो गया आपका फर्स्ट एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो कितना रहा? 1,68,000, ठीक है? तो ये था आपका आंसर, लेकिन एजम्पशन क्या लिए थे? बोलो एजम्पशन क्या लिए थे? ये जो प्रॉफिट दिया था बिफोर टैक्स दिया था, बट यही आफ्टर टैक्स देगा तो फिर चेंजेस आएगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है? बोलो ये समझ में आया? आंसर देखो, ए बी करके दिए थे ना, ए पार्ट दिए थे, इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसीडर, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना? 168 आ गया ना। अब आ जाते, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे आफ्टर टैक्स तो सिर्फ एक जगह चेंज आएगा, क्या चेंजेस हम यहीं पे दिखा देते, अब लोग कर लोगे कंप्लीट, तो हम चेंज बताते। इसमें लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बट आफ्टर टैक्स, बिफोर की जगह क्या हो जाएगा? आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें एड बैक कर लोगे सबसे पहले टैक्स प्रोवाइडेड, एड बैक क्या करोगे? टैक्स प्रोवाइडेड ऐड करोगे। अब देखो तो टैक्स प्रोविजन बोला था ना, कितना का टैक्स प्रोविजन था? 11,000, 11 दिया था ना, तो 11 इसमें और ऐड हो जाएगा, ओके? तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 11,000 से ये भी इंक्रीज हो जाएगा,
मतलब 175 में 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 186 आ जाएगा ना। आफ्टर दैट ये जो 10,000 बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, ये 10,000 फिर ऐड करोगे तो 186 में 10 ऐड करोगे तो 196, और इसमें से 7,000 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 189, फिर टैक्स पेड कितना था ये लेस करोगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो 189 से 10 लेस करो कितना रहे 179। देखो तो आंसर क्या दे रहे, यस 179। तो दो चीज आ रहा है इसमें, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज जाएगा। प्रोविजन ऐड करोगे टैक्स पेड लेस करोगे, उसमें बिफोर था इसलिए प्रोविजन ऐड नहीं किए थे, बट आफ्टर टैक्स दिया था ना, टैक्स को ऐड करना होगा। क्लियर है, ये आया था 2023 ऑनर्स में। ओके तो 5 मार्क्स में चांस है बहुत ज्यादा कि आप लोग का भी ऐसा क्वेश्चन दे दे। ओके क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत लाख अच्छा होने से ना ऐसा क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स में आया, बीकॉम में भी आया, लेकिन बहुत लाकी स्टूडेंट्स होने से इतना इजी नहीं कभी देता है, बट बहुत अच्छा लाख है तो हो सकता है आपको मिल जाए। कितना नंबर क्वेश्चन 6। अब अगर दे देना 5 मार्क्स में तो भी अच्छा है। क्वेश्चन 6 ऐसा क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में भी दे दे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर कितना 6। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या दिए है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सॉरी फ्रॉम फॉलोइंग समराइज कैश अकाउंट, आपको कैश अकाउंट दे दिए। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 23 इन अकॉर्डेंस विद AS3। ऑब्वियसली हम लोग AS3 फॉलो करते हैं, और यहाँ क्लियर दे दिए क्या मेथड फॉलो करना है। अरे ना AS3 तो फॉलो करते यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से आएगा, ठीक है ना। यस तो लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ X Limited for the year ended March 24, for the year ended 31st March 24 as per AS3, ये मेंशन करोगे। और राइट साइड 2 कॉलम्स, इधर एक और कॉलम सीरियल नंबर। पांचटा पांचटा ओके। आपको बोलो क्या दिए है, कैश बुक दिए ना, अरे बोलो कैश बुक दिए ना, तो कैश बुक तो सारा कैश रिसीव पेमेंट ही तो दे दिए, आपको सिर्फ 3 एक्टिविटी दिखना है, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन पढ़ो, रिसीव साइड ओपनिंग कैश दिए है, नहीं ओपनिंग तो लास्ट में देखोगे। बोलो और क्या दिए, एक बार क्वेश्चन देखो यहां से क्लियर हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर दिए ना रिसीव साइड, क्वेश्चन देखो तो इशू ऑफ शेयर तो कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट बोलो क्या दिए, क्रेडिटर्स तो ऑपरेटिंग हो गया अभी तो किए थे। थर्ड क्या दिए, तो इन्वेस्टिंग हो गया ना। तो इनफ्लो में 3 दे दिए, एक फाइनेंसिंग और एक ऑपरेटिंग और एक इन्वेस्टिंग। अब पेमेंट साइड देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग में आएगा। नेक्स्ट क्या दिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। फिर क्या दिए, ओवरहेड एक्सपेंसेस ओएजेस से सब ऑपरेटिंग में आएगा।
टैक्स पेड ऑपरेटिंग में लिखोगे। फिर क्या दिए, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को दिए ना, फाइनेंसिंग में आएगा। और क्या दिए, बैंक लोन फाइनेंसिंग में आएगा। बस हो गया, 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इसलिए बोलो ना बहुत लाख अच्छा है, तो ऐसा सब कुछ दे दिए, बस 3 एक्टिविटी वाइज दिखा दो। ओके यस, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या लिखते, कैश फ्रॉम, देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके इसके लिए हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ऑपरेटिंग में ही तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, बाकी दोनों में नहीं होता है, वो सब एक ही। तो डायरेक्ट मेथड तो बोलो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना दिए, बोलो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना दिए थे, 28 लाख। ठीक है, लेस रिसिव में तो यही है। अब पेमेंट साइड आ जाओ, पेमेंट साइड आ जाओ, क्या क्या एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स को पे किए, लेस करो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना पे किए, 20 लाख। ये ब्रैकेट में लिखते जाओ, नेगेटिव है ना माइनस करोगे, लेस, और जितना भी एक्सपेंसेस पे किए ऑपरेटिंग, बोलो तो और क्या आएगा, और क्या आएगा ऑपरेटिंग में, ओवरहेड एक्सपेंसेस पे किए थे, वेजेस एंड सैलरी पे किए थे, और टैक्स पे किए थे। तो लेस करो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड, कितना ओवरहेड एक्सपेंसेस पे किए, 2 लाख है ना, 2 लाख। अगेन वेजेस एंड सैलरी भी तो पे किए, लेस वेजेस एंड सैलरी पेड। अपना डे टू डे बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहे हैं वो सारा पेमेंट लिखते जाओगे। वेजेस एंड सैलरी कितना पे किए, 1 लाख, लेस है, हो गया। और फाइनली टैक्स पेड लेस कर दो, लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किए, 2,50,000, 2,50,000। यस, ये सबको माइनस कर दो, हो गया फर्स्ट एक्टिविटी। नेट आउट ऑफ कॉलम लिखो, कितना है, 2,50,000। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो एक तो कलेक्शन किए थे डेटर्स, फिर क्रेडिटर्स को पे किए, एक्सपेंसेस पे किए, और वेजेस एंड सैलरी पे किए। फाइनली टैक्स पेड लेस करते, पेमेंट लेस कर दी, हो गया फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग तो फिक्स्ड एसेट्स को देखोगे ना, फिक्स्ड एसेट्स बाय सेल यही आएगा। इन्वेस्टिंग तो फिक्स्ड एसेट्स देखोगे, कितना फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, कितना फिक्स्ड एसेट्स सेल किए। तो रिसीव साइड देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना में सेल किए, बोलो 1 लाख। ऑपोजिट साइड फिर देखो, परचेज है फिक्स्ड एसेट्स, लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना बाय किए, 2 लाख, कितना बाय किए फिक्स्ड एसेट्स, 2 लाख। और कुछ इसमें नहीं है, बस माइनस करो, नेगेटिव आ गया ना। देखो 1 लाख बेच के आया, 2 लाख पे किए, तो नेगेटिव हो रहे कितना, 1 लाख। कंप्लीट सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग, फाइनली फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो क्वेश्चन में रिसीव साइड आ जाओ फिर,
शेयर इशू किए थे, कैपिटल तो सोर्स हो गया ना, तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, बोलो कितना इशू करके आया? 3 लाख, सोर्स में ही है। अब सर आप पेमेंट लेस करोगे, ऑपोजिट साइड पेमेंट में जाओ, डिविडेंड पे किए शेयर होल्डर्स को, लेस करोगे, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किए? 50। एक और, लोन भी तो पे किए ना, फाइनेंस का पार्ट है, लेस लोन पेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, देखो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितना बैंक लोन रीपे किए? 3 लाख, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव बोलो कितना है? 50 नेगेटिव। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपका 250, 250 पॉजिटिव और बाकी दोनों एक्टिविटी नेगेटिव। तो नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फोर्थ, नेट कैश फ्लो इक्वल टू 1 + 2 + 3, ऐसे प्लस लिखोगे लेकिन नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा, तो 250 से 150 लेस करो, कितना आएगा? पॉजिटिव 1 लाख, बोलो पॉजिटिव कितना आ गया? 1 लाख, ठीक है, बोलो कितना? पहले 250 आया था ना पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 1,50,000, 150 लेस किए तो नेट कैश फ्लो कितना? 1 लाख। अब इसके साथ जोड़ लेना ओपनिंग कैश, फिफ्थ, देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो रिसीव साइड देखो, स्टार्टिंग ओपनिंग कैश बैलेंस बीडी दे दिया ना, कितना दिया था? 50, बस ये जोड़ लो। अब एक बार देखो तो क्लोजिंग कैश उतना आया या नहीं, ऑपोजिट साइड क्लोजिंग कैश देखो 150 दिया था, तो बस मैच कर गया, आपका हो गया कंप्लीट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 4 + 5, कितना हो रहा है? 1,50,000। क्लोजिंग कैश कितना हो गया? 1,50,000। तो क्रेडिट साइड देखो, बाई बैलेंस सीडी कितना दिया था? एट द एंड देखो क्लोजिंग कैश दे दिया था आपको, कितना दिए थे? 1,50,000, बस टैली हो गया। तो ये तो बहुत इजी था, तीनों एक्टिविटी सब कुछ दे दिए, सिर्फ कैश बुक में दिए थे, उसको हम लोग कैश फ्लो के हिसाब से 3 एक्टिविटी वाइज दिखा दिए, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फिनेंसिंग। तीनों का नेट इंपैक्ट उतना ही आएगा जितना कैश में चेंज, ठीक है। आंसर देखो तो क्या दे रहा था? यही दे रहा था, कैश फ्लो ऑपरेटिंग कितना? 250। सेकंड क्या लिखे? कैश यूज इन इन्वेस्ट, यूज मतलब नेगेटिव है ना, इसलिए यूज लिखे, और फाइनेंस में भी कैश यूज। अब बताओ इस हाँ, एक कैश फ्लो देख के आपको क्या लग रहा है, कंपनी अच्छा है या नहीं? इस कैश फ्लो देख के कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अगर करोगे तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या नहीं? सही है एकदम। क्यों बोलो तो? ऑपरेटिंग में प्रॉफिट आया, अपना बिजनेस से प्रॉफिट आया। इन्वेस्टिंग में नेगेटिव बहुत अच्छा होता है, कैश चला गया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदे ना, वो तो आगे और प्रॉफिट देके जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स एक बार इन्वेस्ट के मतलब बिजनेस बढ़ा रहे हैं हम, तो आगे और प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये बिजनेस का पोजीशन, और अभी इसमें फाइनेंस से भी नेगेटिव है ना, लोन रीपे किए, अच्छा है, लोन रीपे करना अच्छा होता है, तो नेगेटिव मतलब खराब नहीं होता है। तो इसमें इस तरह एक्टिविटी वाइज एनालिसिस करते हैं। ऑपरेटिंग अगर पॉजिटिव है तो बिजनेस अच्छा है, बस इन्वेस्ट कर दो। इसीलिए कंपनी में जब कभी भी इन्वेस्ट करोगे, एक कैश फ्लो देखोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो इस बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। यस, तो आज इतना। इससे पहले जितना क्वेश्चन छोड़े, इससे पहले जितना क्वेश्चन छोड़े वो सारा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट डे अब लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे जो 15 मार्क्स में आएगा। हाँ, और लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा।